तो आज हम पढ़ेंगे एटम मॉलिक्यूल्स क्लास 9 साइंस। इसमें बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की मेनली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जानते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े क्लास मैटर इन आवर सराउंडिंग में कि जितने भी मैटर होते हैं, आई मीन ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग जितनी भी आप देखते हो इज मेड अप ऑफ मैटर, मेड ऑफ मैटर। तो जितनी भी चीज़ आप देखते हो किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। अब जो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, लाइक हमारे पास एक फिलोसफर्स थे, उनका नाम है महर्षि कनद। उन्होंने बोला कि अगर एवरीथिंग, अगर हर कुछ मैटर से बना हुआ है, इफ़ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, तो क्या हम मैटर को फर्दर, मतलब मैटर को और डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि मैटर जो है वो भी कुछ से बना हुआ, जैसे कि अगर एक बॉक्स है तो वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हमने मैटर बोला, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर, पार्टिकल से बना हुआ है। तो हम फर्दर कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ये मतलब ये मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? क्या कोई ऐसा स्टेज है जहाँ पे जिससे आगे जाकर जो है ये डिविजिबल नहीं होगा? दैट मीन्स आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन्होंने मतलब इस तरह से डिस्कवरी बहुत ज़्यादा चल रही थी, लोग सोच रहे थे, साइंटिस्ट जो थे, जो फिलोसफर्स थे, वो सोच रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग कुछ ऐसा पा जाए जिसको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर पाए। फिर हमारे ग्रीक फिलोसफर्स लाइक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने भी डिस्कस करे थे आपके मैटर के बारे में कि मैटर को फर्दर हम क्लासीफाई, मतलब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोनों जो थे साथ मिलकर काम कर रहे थे इस पर। फिर डेमोक्रेटिस ने जो थे, उन्होंने बताया कि एक ऐसा स्टेज आएगा जिससे फर्दर आप पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर पाओगे, यानी मैटर को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। अगर हमारे पास एक क्यूब है तो क्यूब को डिवाइड कर सकते हैं कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बट एक ऐसा स्टेज आएगा उसके बाद आप इसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है, इसको आप फर्दर डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने इस फॉर्म ऑफ मैटर को नाम दिया, उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम। और हमारे जो महर्षि कनद थे, उन्होंने इसको कहा था परमाणु, जो कि हिंदी वर्ड है, और हिंदी में हम एटम नहीं बोलते बल्कि हम परमाणु बोलते हैं। तो महर्षि कनद ने बोला कि जब हम डिवाइड करते जाएंगे लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा उसके बाद हम एटम को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने उसको बोला परमाणु। जबकि ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, जैसे कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने बोला कि पार्टिकल, अगर मैटर को मतलब यानी पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे, जैसे कि हमारे पास अगर एवरीथिंग लाइक अगर क्यूब है तो उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो पार्टिकल से बना होता है, और उसको फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो एक ऐसा स्टेज आएगा उसके बाद हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उन्होंने इसको नाम दिया एटम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो स्टेज होगा एटम। दैट मीन्स उनके अनुसार जो था कि एटम जो है, तो उनके अनुसार क्या था? उनके अनुसार था कि एटम इज़ इंडिविजुअल। ये इससे क्या कंक्लूजन होता है? इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम, मतलब उन्होंने बताया था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल है, जबकि ये गलत है क्योंकि एटम भी डिविजिबल होता है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे इसके बारे में। एटम भी फर्दर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीज़ों से बना होता है। तो ये जो था, ये मतलब ओवरऑल बोल सकते हो कंक्लूजन आपका जो था यही मिला कि एटम जो है इंडिविजुअल है, जबकि ये गलत है। जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स थे, ये 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी तक जो था ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर अब 18th सेंचुरी के अंत आते आते क्या हुआ कि जितने भी फिलोसफर्स थे उनको पता चल गया था, मतलब मैटर के बारे में एंड एलिमेंट और कंपाउंड, इस के बारे में उनको ये पता था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कब रिएक्ट करते हैं और कब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, उनको सब चीज़ पता था। तो फर्दर हमारे पास आए एंटोनियो एल लिवॉइजर। उन्होंने इन सब चीज़ों को रखते हुए कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, मतलब कि एलिमेंट्स या कब कंबाइन करेंगे और किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। सो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपके एंटोनियो लिवॉइजर है, उन्होंने इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, जिसमें सबसे पहला लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कंजर्वेशन मतलब कंजर्व, यानी मास क्या है? कंजर्व है, यानी मास जो होगा उस चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स
इसके अनुसार जो था, ये इस लॉ के अनुसार मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी आप मास अगर 2 ग्राम अपने हाइड्रोजन लिया है तो अगर उसको आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है वो, और आपने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है मान लो, तो वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी उतना ही दोनों का मास के बराबर, यानी 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 10 ग्राम जो होगा ये प्रोडक्ट में होगा। दैट मीन्स मास जो होगा हमेशा कंजर्व होगा, यानी मास अगर आपने 2 ग्राम लिया और 8 ग्राम लिया तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मास जो होगा 10 ग्राम मिलेगा। यानी मास को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो 10 ग्राम जो होता है वो फॉर्म होता है, 10 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इस केस में जो 10 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, एक्चुअली इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो मास इधर था 2 ग्राम प्लस 8 ग्राम, ये जोड़कर ही आपका जो है 10 ग्राम है। यानी मास को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी अगर केमिकल रिएक्शंस होता है तो जो मास होगा हमेशा कंजर्व होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम पेपर को बर्न करते हैं, तो जो ऐश बचता है उसका मास बहुत कम होता है। बट आप देखोगे कि जब पेपर को आप बर्न करें तो उसमें क्या हुआ कि वो जो जब बर्न कर रहे थे पेपर को तो कुछ पेपर के जो वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, पेपर का जो कुछ मास था ना वो कन्वर्ट हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ एसिड्स में बच गए और कुछ था हीट के रूप में। तो अगर आप सबको सम अप करोगे तो आपको जो होगा मास जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द पेपर मास। जितना पहले पेपर का मास था उतना ही होगा। पर जब पेपर को आपने जलाया तो उसमें क्या हुआ, रिएक्शंस हुआ, तो उसने क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस किया, उसमें उसका मास बस लॉस किया। मास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मास जो है यहाँ पे कंजर्व है, क्योंकि मास जो है इसका पेपर का जो एस है ना वो उतना ही है कम है, बट कुछ एस जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दिस इज एग्जांपल। एंड ऑल्सो अगर कोई रिएक्शंस होता है जैसे कि अगर वाटर का फॉर्मेशंस होता है यहाँ पे, तो 1 ग्राम वाटर जो होगा और 1 ग्राम वाटर, यानी एग्जांपल हम ले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, तो अगर हम एग्जांपल ले वाटर का, तो वाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर में क्या होता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो इसमें जो होगा आप पानी कहाँ से भी लो, पानी जो होगा वही होगा, मतलब मास जो होगा ऑलवेज विल रिमेन सेम। दैट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन इसमें हमेशा होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा होगा। सो दैट इज़ मास क्या है, कंजर्व है, मास को अपना ही क्रिएट कर। सो दैट व्हाट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, ये बोलता है कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर आपका आता है दूसरा लॉ जो एंटोनी लावॉइजर ने दिया, वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये सिंपल है, बस इसमें कुछ नहीं बताया गया। इसमें बस बताया गया कि अगर आप एग्जांपल लो, और आपने एग्जांपल लिया वाटर का, तो अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर में जो है वाटर का जो रेशियो होता है, मास रेशियो होता है 1:8 होता है। दैट इज़ इसका मतलब है कि इसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है आर एडेड एंड विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम मास की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1:8 जो है इसका मतलब क्या है, 1:8 का मतलब है कि यहाँ पे जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये जो मास होगा ये कंजर्व होगा, चाहे पानी आप कहीं से लो। अगर आप पानी से वाटर भी लेते हो या फिर नल का पानी लेते हो या फिर नली का पानी, कहीं से पानी लोगे, इसका मास जो होगा, या फिर आप रिवर से पानी लोगे, हमेशा इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:8 रेशियो में, ये हमेशा कंजर्व होगा। दैट मीन्स ये बोलता है कि जब भी अगर 2 एलिमेंट्स जैसे क्या है, इस केस में हम देखेंगे तो हम बात करते हैं, तो इस केस में कौन से एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, इस केस में कंबाइन कर रहे हैं आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहे हैं और हमको H2O दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह इस रिएक्शंस में आप देखोगे कि आपके जो हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिएक्शंस हो रहा है इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इनका जो मास होगा रेशियो दैट विल बी 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करता है 8 ग्राम, यानी 1:8, ये हमेशा कंजर्व होगा। तो जब भी रिएक्शंस होगा, जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो हमेशा एक प्रॉपर होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे, दे विल कंबाइन इन ए डिफिनिट रेशियो और डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। दैट्स व्हाट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ये बोलता है कि जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करेगा तो ये क्या कंबाइन करेगा, इट विल कंबाइन इन ए
डिफिनिट प्रोपोर्शंस, इट विल कंबाइन इन डिफरेंट पोर्शन। दैट मीन्स यहाँ पे देखोगे आप प्रोपोर्शन निकालोगे तो इस केस में जो प्रोपोर्शन है 2:1 आ रहा है, तो ये जब भी कंबाइन करेंगे दे विल कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शंस, और हम बैलेंस करेंगे तो 1:8 आएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर फर्दर आपका जो होता है तो इसके अनुसार जो था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शंस यही बोलता है कि नहीं केमिकल सब्सटेंस, जब भी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट जो होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि वाटर का हमने एग्जांपल लिया, तो एलिमेंट जो है हमेशा एक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे 1:8। तो ये हमने ग्राम निकाला, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास, हम बात करेंगे उसके आगे, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स देखें तो 2:1, तो 2:1 ये आपका जो है मॉलिक्यूल्स के नंबर है। फिर आपका आता है 10 कम्स योर एग्जाम्पल हम लेते हैं फिर से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। इसका मतलब सिंपल मतलब होता है कि जब भी केमिकल सब्सटेंस में क्या हुआ, एलिमेंट जब भी कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस यानी एक फिक्स प्रोपोर्शंस, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे कि अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अमोनिया में जो होता है इसमें क्या होता है आपका 14 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है वो कंबाइन करता है, सो दे विल ऑलवेज कंबाइन विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो इसका रेशियो होता है 14:3। तो ये भी क्या एक बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस का। इसका मतलब सिंपल होता है कि जब भी केमिकल सब्सटेंस में जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, जैसे इस केस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो दे विल कंबाइन फिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन करेंगे। इस केस में इसका रेशियो कितना होगा 40:3। सो दिस इज द रेशियो, और इस रेशियो में जो है ये अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। इस रेशियो में जो है कि केमिकल कंपाउंड जो है कंबाइन किए हैं, देन अमोनिया का फॉर्मेशन, दैट्स व्हाट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बोलता है। और ये जो लॉज थे ये दिए गए थे बताने के लिए कि किस तरह से रिएक्शंस होता है ना, किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। तो क्योंकि उस समय जो था 18th सेंचुरी में जो था फिलोसफर्स और जितने भी एंटोनी लिबाजर भी फिलोसफर्स थे, उन्होंने वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी इसी के बारे में पढ़ रहे थे, मैटर के बारे में। तो उसमें मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर किससे बना होता है, हाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑल दिस, ये सब के बारे में जो था उसमें 18th सेंचुरी में जो था ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था। तो इसी समय जो था एंटोनी लिबाजर ने 2 लॉज दिए, क्योंकि वो इस पे स्टडी कर रहे थे, एटम्स पे एंड ऑल द मैटर्स, ठीक है। इन पे स्टडी करके उन्होंने 2 लॉज दिए। फर्स्ट लॉज है जो कि सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार मास को अपना ही क्रिएट कर सो, जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो मास जो होगा हमेशा कंजर्व होगा। और फिर दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहते हैं। इसके अनुसार जब भी एक केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, जब भी कंबाइन करेगा, आई मीन अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो हमेशा कंबाइन करेंगे डेफिनेट प्रोपोर्शंस में। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर के किस तरह से 1:8 में कंबाइन करता है, फिर अमोनिया 14:3। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे विल कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, दैट्स व्हाट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेज। उन सब चीज़ों के बाद जो थे हमारे आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने कुछ थ्योरी दी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। तो ये सब चीज़ें जब एंटोनी लिबाजर जब 2 लॉज दिए, तो उसमें भी साइंटिस्ट को उतना पता नहीं था कि इन लॉज को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो था, नेचर ऑफ मैटर किस तरह से होता है, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था साइंटिस्ट के मन में। तो इसलिए जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने कुछ बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर के बारे में। उन्होंने बोला, उनके अनुसार जो क्या था, उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी जितने भी मैटर होते हैं दे आर मेड ऑफ एटम्स। उनके अनुसार ये थ्योरी थी, उन्होंने दिया विच गैव, और ये जो थ्योरीज थी उन्होंने हेल्प किया, ये थ्योरी जो थी ये हेल्प किया एंटोनी लिबाजर ने जो लॉज दिए थे आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जैसे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये सब जो लॉज जो एंटोनी लिबाजर ने दिए थे, इन सब का एक्सप्लेनेशन जो था ये जॉन डाल्टन की थ्योरी दे पाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डाल्टन थ्योरी, बिकॉज इन थ्योरी से जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि उन्होंने लॉज दे दिए थे। जब ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता था तो उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, बट उन्होंने एक्चुअली इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो एंटोनी लिबाजर। तो जॉन डाल्टन जो थे, इनकी थ्योरी ने जो था एक्सप्लेन किया लॉज ऑफ जॉन डाल्टन। फिर फर्दर आपके आते हैं, उनके अनुसार उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, जॉन डाल्टन ने बोला ये इनकी थ्योरी के अनुसार जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स
और कंपाउंड, जैसे कि आप देखते हो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑल दिस कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और कंपाउंड लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ऑल दिस कंपाउंड जितने भी हैं सब किससे बने होते हैं, सब मेड ऑफ एटम्स। यानी एटम्स जो है एक बोल सकते हो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सो एटम इज एक्चुअली अ फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि सबका फंडामेंटल बेस है, कि जो जितनी भी चीज़ें हैं सब किससे बनी हुई है, एटम से बनी, दैट इज एटम इज़ अ फंडामेंटल थिंग, ओके, पार्टिकल। सो उन्होंने जो जोन डालते थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए इसके रिगार्डिंग, एटम्स के नेचर के रिगार्डिंग, हम उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो एंटोनी मतलब आपके जो जोन डाल देते हैं उन्होंने पोस्टुलेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया उनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो था कि जितनी भी मैटर हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है किस केमिकल रिएक्शंस में, वाटर के फॉर्मेशंस। वाटर के फॉर्मेशंस भी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा है मैटर इन सराउंडिंग में। तो वाटर के फॉर्मेशंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस है, कंपाउंड फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ इसके अनुसार जो है कि हाइड्रोजन के एटम्स भी इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, मैटर है, ठीक है, इट इज़ अ गैस, दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर। ये मैटर है यानी ये पार्टिकल से मिलकर बना, जिसका नाम हमें पता है किसका, क्या नाम है इसका, एटम्स। तो एटम्स भी इसमें क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके एटम्स भी जो है, हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने बोला कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, यानी एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, हेंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एटम्स को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते तो एटम्स को आप डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते। सपोज अगर आपके पास कोई चीज़ है, लेट्स से दिस इज़ आई हैव पेपर, ठीक है, तो अगर मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल लूँ पेपर का, तो अगर मैं पेपर का एग्जांपल लूँ, अगर मैं पेपर को डिवाइड, मतलब अगर मेरे पास ये पेपर है और अगर मैं ये पेपर को फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकती तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर पाऊँगी। ऑल्दो मैं डिवाइड कर सकती हूँ अभी, बट अगर लेट्स से कि मैंने बहुत छोटा पीस काटा, मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, मैं इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि अगर एटम्स मतलब जो है वो इंडिविजुअल हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन से, यानी हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, इसलिए हाइड्रोजन के एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अगर केमिकल रिएक्शंस होता है, यानी अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वाटर फॉर्मेशन करने के लिए, तो हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट दे आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी अगर एक एलिमेंट का एटम जो होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एटॉमिक मास आपको पता है, तो एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट वो क्या होंगे, सेम होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर एक एलिमेंट है यानी हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उनका मास भी सेम होगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी हाइड्रोजन के एटम्स के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑल दिस थिंग्स जितने भी नंबर होंगे वो सब एटम्स के पास होंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके अदर एटम्स के पास भी क्या होगा, हाइड्रोजन के अदर एटम्स के पास भी एक प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हाइड्रोजन के पास 0 प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के एटम जो होंगे उनके पास भी प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के एटम्स के दूसरे एटम्स के साथ, मतलब एटम जो होंगे गिवन एलिमेंट के यानी हाइड्रोजन के, सब सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम पेपर का एग्जाम्पल लें, तो दिस इज़ अ पेपर, तो पेपर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम ही तो है ना, तो पेपर तभी तो पेपर एक जैसा लग रहा है। सो दे आर सेम, ठीक है, दे आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होता है। दिस इज सिंपल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर आपने सपोज एग्जाम्पल लो आप ये पेन का और ये पेपर का, ठीक है, ये पेन और पेपर का, तो दीज आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मान लो, तो हम अभी मान लेते हैं ये जो है ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और तो इनके जो एटम्स होंगे ना, उनका जो मास होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ये प्लास्टिक है, जबकि ये बर्न कर जाता है फायर में और एस बन जाता है, जबकि प्लास्टिक पिघल जाता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है, तो एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो ये सिंपल है। तो इसे एग्जाम्पल आप आ सकते हो कि जब भी एटम जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी प्लास्टिक और पेपर के एटम्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। तो जोन डाल्टन का फिफ्थ पोस्टुलेट है कि एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। तो हमने बताया था आपको
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी सेम चीज़ यही है कि एटम जब भी कंबाइन करेंगे द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंबाइन की वाटर एग्जांपल में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन किए विथ 1 ऑक्सीजन के एटम्स इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। देखो ये 2 और 1 के होल नंबर है तो दे आर कंबाइनिंग अ स्मॉल होल नंबर, दैट्स व्हाट इट से कि एटम्स जब भी कंबाइन करेंगे सो दे विल कंबाइन एक्चुअली इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो रेशियो 1 दिस थिंग्स वही आपके पास में। फिर आपके आते हैं रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अगर एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उनका जो रिलेटिव नंबर होगा और जो काइंड्स ऑफ एटम, जैसे कि वाटर का फिर एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो अमोनिया के एग्जांपल आप लेते हो तो आप देखोगे कि जो काइंड ऑफ एटम्स यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो कुछ आई मीन दैट इज कंबाइनिंग, व्हाई दे आर कंबाइनिंग, देयर इज सम आई मीन कुछ रिलेशंस यहाँ पे कि इनकी वैलेंसी पीरियड करता है। ऑल्दो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल समझो कि जब भी मतलब एक कंपाउंड में जो एटम्स मतलब वैसे जो एलिमेंट्स के एटम जो कंबाइन करते हैं, तो सिंपल से हम याद रखें तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि केमिकल कंबाइनेशन में क्या होता है कि जब भी एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो इन्हें कंपाउंड, अब सिंपल याद रखो कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उनकी जो कुछ काइंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं दे आर सेम। ठीक है, दैट इज़ द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर सेम इन अ कंपाउंड। सो दैट्स व्हाट दिस इज। तो 6th पोस्टुलेट को समझने के लिए डीपली आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत डीप एक्चुअली 6th पोस्टुलेट जो है ना आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वैलेंस एंड ऑल दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट, तो आप याद रख सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत डीपली में उन सब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं मतलब सेम होते हैं कोई कंपाउंड, जैसे कि वाटर, अमोनिया, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना सिमिलर, दैट्स व्हाई दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग दिस कंपाउंड्स। फिर अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो कंबाइन करें तो दीदी फिर वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर, केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड जो होता है ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के साथ कोई एलिमेंट्स कंबाइन कर जाता है, नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली 6th पोस्टुलेट टॉक्स अबाउट दैट। ठीक है, तो ये था आपका ऑल दिस थिंग्स अबाउट जॉन डाल्टन postulates. Thank you so much for watching and please like and subscribe and share the video.